स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म #05। आज का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके दो कंपैरिजन भी आप देखते हैं, लेकिन हम अलग अलग पढ़ाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 लेक्चर होंगे टोटल। ये पहला लेक्चर है। पहली बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई दो सिमिलर टाइप ऑफ या सिमिलर नेचर की चीज़ें एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि दो चीज़, एक चीज़ दूसरे चीज़ को सब्स्टिट्यूट कब करेगी, जब दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। होने क्या वाला है, देखो कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। ये सबस्ट्रेट होता है, ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। तो बनेगा R न्यूक्लियोफाइल, और जो X माइनस है, X माइनस भी न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है, तो वो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन है। इसके टाइप्स जो है और ये किस तरीके से वर्क करता है, यानी इसका मैकेनिज्म सारा आज हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये रिएक्शन होगी कब, या तो ये बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, या इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो। यानी कि ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, Lg, ठीक है। Lg का क्या है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जो निकल रहा है। तो लीविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा, यानी निकलना चाहता है, उसके जाने की टेंडेंसी है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के, ठीक है। जितनी अच्छी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना इजीली ये लीविंग ग्रुप निकलना चाहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी। अब यार ये लीविंग ग्रुप निकलना क्यों चाहेगा, भाई कोई चीज़ बनेगी क्यों, ये अगर बन रहा है क्यों बन रहा है, क्योंकि वो शायद स्टेबल है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। जितना स्टेबल निकलने के बाद लीविंग ग्रुप, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेसिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की। ये सभी में वर्क करती है। कितने भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन आप देख लो, निकलने के बाद अगर लिविंग ग्रुप जो है वो स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट चलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। कोई सा भी मैकेनिज्म फॉलो कर रही हो, SN1 कर रही हो, SN2, SNAR, कोई सा भी मैकेनिज्म फॉलो कर रही हो, अगर लिविंग ग्रुप जो है वो निकलने के बाद स्टेबल है तो ही रिएक्शन जो है बहुत अच्छी होगी। अब इन लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। लिविंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। लिविंग ग्रुप नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लीजिए Cl माइनस है, ये अटैक कर रहा है अल्कोहल पे। अल्कोहल, ये बॉन्ड टूटेगा, किसी भी कारण से टूटे, वो बाद में बताएंगे कैसे टूटा है, ठीक है। और RCl बनेगा और OH माइनस निकलेगा। तो ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप कैसा है, नेगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, कोई से भी हो सकते, और बताओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर I लिख देता तो I भी हो सकता था लिविंग ग्रुप, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। अब मैं बात करूँ, लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मैंने अटैक करवाया RNH3 पे, ये कोई क्वाटरनरी सॉल्ट है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, RNU, और बनेगा हमारे पास NH3। तो ये जो है वो न्यूट्रल है, यानी लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लिविंग ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या कहा मैंने, लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा निकलने के बाद, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगी। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल अगर मैं हेलाइड आयंस की लूँ, देखो सुनना ध्यान से, हेलाइड आयंस I माइनस सबसे बड़ा है तो चार्ज आराम से अपने पास रख सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी इजीली ये निकल जाता है। I माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग द हेलोजन आयंस। ये लो, हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ हेलाइड आयंस ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इतनी अच्छी है, ठीक है। और बताओ, चलो देखते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास लिविंग ग्रुप 2 हों, एक है NH2 माइनस,
एक है OH माइनस। अब इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? हमने बोला ये निकल चुके हैं ना, निकलने के बाद ये लिविंग ग्रुप बचे OH माइनस और NH2 माइनस। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि हम पहले पुराने लेक्चर्स के अंदर GOC के लेक्चर्स में देखे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज स्टेबल होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे स्टेबल होती है। इस वजह से OH माइनस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में चेक कर सकते हैं। और बताओ, और सुनना, ये हटा दें, फटाफट इसको नोट करो, साथ ही साथ में नोट करते चले जाएं, स्क्रीनशॉट मत लेना, बाद में वो मोबाइल के अंदर ही रह जाते हैं। ओके, चलिए, तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन, जो कि किसी ने कर दिया आपको और आप रह गए लिविंग ग्रुप की तरह। अब पता नहीं आप स्टेबल थे या नहीं थे, बट सब्स्टिट्यूट ज़रूर हो गए। ठीक है, चलिए, तो एक और बात, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है ना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है ना आपके पास, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ की। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक बेस उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूं गुड लिविंग ग्रुप। अब ये मैंने एसिड की बात क्यों ले ली? देखो यार, बात सुनो, मैंने आपको एक मेट्रिक बता रहा हूं कि अगर आप, इफ यू कांट जज बेस, अगर आप बेस को जज नहीं कर सकते तो उसके एसिड को जज करो। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ROH, वो जब टूटेगा तो बनाएगा R प्लस OH माइनस। तो ये जो है ये हो गया बेस और ये हो गया, अच्छा एसिड निकाल रहे ना, सॉरी, तो बचा हमारे पास RO माइनस प्लस H प्लस। तो ये तो हो गया हमारे पास बेस। तो एसिड का जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसको चेक करने के लिए क्या करो, आप उसका एसिड चेक कर लो, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। और एसिड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमने आपको ट्रिक बताई है कि जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये कितना स्टेबल है, यानी एनी हाउ आपको ये स्टेबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पता होना चाहिए, आपको हाइपर कंजुगेशन पता होना चाहिए। और ये सबके लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, या तो वहाँ से पढ़ लो या बुक में से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज आपको पता होना चाहिए, वरना ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, जो अगर जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा बेस है तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन पर है, हटा दें इसको। ओके, अब आ रही है मेन बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम 3 स्पेशल टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN1, SN2 और SNAR। ये पढ़ते हैं, इसको कोई नहीं पढ़ा था लेकिन ज़रूरी, क्योंकि हमें लगता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स देते ही नहीं है, बट देते हैं। कैसे देते हैं, कहाँ ये रिएक्शन होती हैं, यार होती होंगी, इसके प्रूफ मिले हैं तभी हम इसको पढ़ाने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट तो है। 11th-12th के लिए SN1 SN2 से काम चल भी जाए, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, रिसर्च करनी है, तो SNAR जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा SN1 पे। लोग इसको बीच में लाइन खींच के SN1 SN2 पढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्ट जो बातें हैं वो पता नहीं चलती, आप कंपैरिजन पता कर पाते हो ओनली। ठीक है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ चीज़ें आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो आपको SN2 वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आ गई SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अब जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है वो बताएंगे कि यूनिमोलिकुलर, फिर आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं यूनिमोलिकुलर का फंडा बता देता हूं कि इसके आरडीएस में 1 स्पीशी होती है, इस वजह से इसको यूनिमोलिकुलर कहा जाता है। 2 स्टेप रिएक्शन है वरना, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, लिख देता हूँ वैसे, कार्बोकेटाइन बनता है, सीसी फॉर्मेशन, लेकिन ये बाद में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, मतलब इसके स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे ना तब। तो इसके अंदर 2 स्टेप होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है और कार्बोकेटाइन बनता है, और जहाँ जहाँ बनता है कार्बोकेटाइन वहाँ वहाँ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए तो शुरू करें, बोलो बच्चों, फटाफट इसको नोट करो या हटा रहा हूँ। चलो अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, है ना, मैकेनिज्म लिखना होगा। अब देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएक्स। आरएक्स बोले तो एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि पानी की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड टूट रहा है, पानी की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड टूट रहा है, ठीक है। अच्छा चलो तुम्हारे लिए पूरा लिखता हूँ, CH3 Cl, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, पानी ही ले लेते हैं, और उसने बनाया ROH। R क्या है आपके पास? C, ये, ठीक है, R की वैल्यू ये, और साथ में निकल गया हमारा Cl माइनस। जैसे HCl निकलता है, लेकिन क्या होता है इसके बारे में हमको डिस्कस करना। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये रिएक्शन एग्जैक्टली होती है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म। अब मचाते हैं इसका मैकेनिज्म, ये देखें। मैं यहां लिख रहा हूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ध्यान से समझना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ध्यान समझना, ये पोलर जो है ना, ये पोलर क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। पोलर सॉल्वेंट एक ही है, लेकिन वो पोलर और प्रोटिक दोनों होना चाहिए। पोलर, एग्जांपल बताएंगे अभी, पोलर सॉल्वेंट इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़कर बनाएगा कार्बोकेटायन। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, और यही इसका आरडीएस भी है। यहां क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कि वाटर, वो अटैक करेगा। अगर ये अटैक करेगा तो बनाएगा CH3 और ये बना OH और H, और H पर आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, और यहाँ सुनना ध्यान से, Cl अभी तक यहाँ पर आसपास भटक रहा है, ये यहाँ से निकलेगा और निकल के बनाएगा आपका जो प्रोडक्ट है CH3। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इसमें हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको मैंने बोला यूनिमोलिकुलर क्यों, क्योंकि इसका ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। इसके अलावा अब जो बात करेंगे वो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहीं पर लिख रहा हूं, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
कि एक ही बोर्ड में सारी बात हो जाएगी। पता नहीं इतना लंबा चौड़ा क्यों कराते हैं सब लोग इसको, ठीक है। बात समझना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RX के। RX बोले तो इसका सबस्ट्रेट जो है इस रिएक्शन का, समझ रहे हो बात को। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट क्या है? RX है। यहाँ पर हेलो जो एल्काइल हैलाइड है वो है। दूसरा ROR जो है वो न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, यानी पावर 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड कर ही नहीं रही है। तीसरा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। अब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हुआ तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट। अगर बाय चांस ये Cl यहां होता ना तो भी प्रोडक्ट जो है वो यही बनता, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता। बट रीअरेंजमेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन का बनना है, रीअरेंजमेंट रेट ऑफ रिएक्शन का RDS नहीं है, RDS कार्बोकेटायन का बनना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, और बताओ सुन, अब सुनना इंपॉर्टेंट, चलो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर ब्रेक CH बॉन्ड, पोलर CH बॉन्ड को क्लीव करता है, तोड़ता, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है H+ देने वाला, H+ देने वाला। तो ये क्या करता है? सराउंड ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, पुराना जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कवर करके रखेंगे, ठीक है, कवर करके रखेंगे। जैसे ये देखो, ऐसे Cl यहाँ है, इसको कवर के रखें इस तरीके से, इस तरीके से कवर करके रखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो पहले पॉइंट ROR जो है वो RX पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूक्लियोफिल से कोई लेना देना नहीं है। कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन रीअरेंजमेंट का इफेक्ट नहीं होता कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन पे। पोलर प्रोटिक है, पोलर सॉल्वेंट है तो CX बॉन्ड को तोड़ने में, CX बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो पुराना वाला जो निकल गया है CX जो X है उसको सराउंड कर देता है ताकि ये दोबारा अटैक ना कर सके। क्लियर है? बोलो यार, क्लियर है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो कंफर्मेशन पे है, वो अभी इसके बारे में बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो आप, फिर इसको एक रिवाइज करवाते हैं, उसके बाद बात खत्म करेंगे। जल्दी नोट करें। कर लिया है? ओके। अब देखो हुआ क्या है, सुनना मेरी बात, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इन दोनों को अलग किया तो वो बिल्कुल अलग हो गई, और जो पुराना था ना वो वापस लौट कर ना आ जाए, समझ रहे हो? लौट कर ना आ जाए, इसलिए उस पर कवर करने के लिए, उसको सराउंड करने के लिए, उसको बिजी रखने के लिए षड्यंत्र रचा गया, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट का षड्यंत्र रचा गया, प्रोटिक सॉल्वेंट उसको कवर कर लिया, सराउंड कर लिया। अब बेचारा वो कभी भी, ठीक है, क्या हुआ? वो कभी भी दोबारा इसकी तरफ नहीं आ पाया। जब तक वो आया तब तक नए वाले ने उस पर अटैक कर दिया, सराउंड कर दिया और एक नया प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन मतलब एक नया रिलेशन बन चुका है। अब ये पुराना वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले को निकाला, बीच में दरार लाई गई, ठीक है। वो काम किसने किया? पोलर वाले ने। फिर दोबारा उसको आने भी नहीं दिया, वो काम किसने किया? प्रोटिक सॉल्वेंट ने। उसके बाद नया बॉन्ड बना लिया, ये काम किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन वर्क। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था बेटा। चलो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कि यार देखना ध्यान से, 1 2 3 ओके। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, फर्स्ट वाली की, यानी कि यूनिमोलिकुलर की। वो क्या है? सुनना ध्यान से। अच्छा, पहले ये तो समझ में आ गया कि कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, है ना भाई। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मान लीजिए मैंने ये बनाया,
इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये हो गया ना पीएच, ये हो गया पीएच, ये हो गया पीएच और ये पी, ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मान लें इसको। क्यों माने? बेंजीन बेंजीन बेंजीन, रेजोनेंस से स्टेबलाइज, रेजोनेंस से स्टेबलाइज, रेजोनेंस से स्टेबलाइज, ठीक है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसी तरीके से ये 3 डिग्री भी है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? 3 बेंजीन जो है, तो या अगर मैं इन जनरल बोलते हैं लोग, जो मैं आपको बता देता हूँ, CH3 का होल थ्राइस Cl, सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा CH3 का होल ट्वाइस Cl, फिर CH3Cl, ठीक है। अरे क्लियर है? अरे यार CCl, CCl, CH3, CH2, Cl, ठीक है। ये हो गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मतलब ये सबसे ज़्यादा देगा, फिर ये कम और ये कम। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बात हो रही है, तुम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मत जाओ, तुम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो। कभी कभी होता है 2 डिग्री भी हो रहा हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल भी हो रहा है। अगले लेक्चर में बताएंगे ये, क्योंकि कहाँ पर तुम कंफ्यूज होता हो वो मुझे मालूम है, ठीक है। अब देखो कार्बोकेटाइन कैसा बनता है, ऐसा। अब मान लीजिए स्पीशी ऐसी थी, है ना, मैं इसका टेट्राहेड्रल बना के दिखाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। एक मिनट, एक और अगर मेरे पास, हाँ ये स्पीशी मिल गई, देखो ये होता है आपका RCl, यानी कि ये हो गया आपका, सुनना ध्यान से, ये देखो ये ऐसी स्पीशी है, समझ रहे बात। एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सारे के सारे बराबर एंगल है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहां से इसको हटाया तो एक प्लेनर स्पीशी बनी, ऐसी एक प्लेनर स्पीशी बनी, देख रहे हो। अब 120 डिग्री का एंगल, प्लेनर स्पीशी बनी, और हटा यहां से था। तो अगर जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो दोबारा यहीं पर अगर अटैक करके इसको फिर से टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो क्या होगा। और यार नीचे भी तो जगह है ना, कहीं से भी आकर उसको वापस ऐसा भी बनाकर इस बॉन्ड को मोड़ सकता है, और ऊपर से भी आके इन बॉन्ड को नीचे की तरफ मोड़ सकता है। यानी कि सुनना ध्यान से, इसको अब फील तो कर ही लिया होगा। देखना कैसा होता है, ये एक बाहर निकला हुआ है मेरी तरफ, एक ये, और एक पीछे की तरफ है, पीछे है ना, पीछे, ये पीछे होता है। तो मान लीजिए, सुनना मेरा, ये पीछे है, ये आगे है, और ये आपके साइड में लगा हुआ है। अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहां से हटाई तो चीज बनी ये। अब सुनो मेरी बात, ये आपका क्या था, Cl था, ये Cl था, ये यहां से निकला। अब इसके 2 पार्ट्स, न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से आए, जो जहां से निकला था वहीं से आ जाए, या जहां से निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन से आए। इसको मैं बोलूंगा रिटेंशन। तो अब जो चीज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना, ये ऐसा। फिलहाल मैं 3D नहीं बना रहा, तो न्यूक्लियोफाइल जहां से निकला था वहीं पर आ गया। अब यहां देखो, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसके लेक्चर भी साइड बाय साइड डल रहेंगे, ठीक है, अभी डल जाएंगे, डालना शुरू कर रहे हैं बस। ये इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये जहां से गया था वहीं पर, ये जहां गया उसके, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, या बोल देते हैं वॉल्डन्स इन्वर्जन, क्योंकि वॉल्डन ने फाइंड किया था, तो इसको बोलेंगे वॉल्डन्स इन्वर्जन। तो ये हो गया। अब देखना, ऑलमोस्ट 50% ये होता है और 50% ये बनता है। यानी अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर में SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, यानी रेसिमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि ये मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, अब इसके सॉल्यूशन से मैंने इसको पास कराया, तो ये वाला तो उसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये वाला उसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, रिजल्ट क्या होगा, वो रोटेट ही नहीं होगी। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाए, ठीक है। दोनों जो है ये अलग अलग है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात होगी यहाँ पे बाद में। तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, समझ रहे हो बात को, एक रिटेन हो रहा है और एक इन्वर्ट हो रहा है। ये आपकी टोटल हो गई SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन बनने की स्टेबिलिटी पे। जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हो सकता है कि क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी, मतलब सॉरी रीअरेंजमेंट भी हो जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मान लो मेरे पास ये है, एक ये है, सॉरी एक ये है, सुनना ध्यान से,
समझ रहे हो बात को? एक तो हो गया ये। अब देखना, चलो इसको मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक है मेरे पास ये 1 2 3 और ये, और Cl यहाँ लगा हुआ है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री है एनी हाउ, ये 2 डिग्री है एनी हाउ। समझ रहे हो बात को? ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। जब इसको तोड़ेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा ये, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं अभी, और इसको तोड़ेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा ये। अब तुम बोलोगे सर ये तो आराम से 3 डिग्री बन सकता है, ये है ना, हाइड्रोजन ऊपर ले जाओ, इसको यहां लेके आओ। रेट ऑफ रिएक्शन तो इसकी ज्यादा होगी, कारण क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकेटायन के बनने पर, रीअरेंजमेंट होने पर नहीं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो 3 डिग्री वाला ही बनेगा, बट स्पीड किसकी ज्यादा होगी? 2 डिग्री वाले की, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नॉट ऑन द रीअरेंजमेंट, नॉट इन द रीअरेंजमेंट। डिपेंड्स नहीं करती है किस पे? रीअरेंजमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पर। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी थी। ये हो गई आपकी SN1। अगला लेक्चर आएगा SN2 पर, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी पता लगेगा SN1 और SN2 में क्या है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।